दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुनो कहानी हॉरर के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है वीरेन और आज के एपिसोड में मैं सुनाने वाला हूँ शेरलॉक होम्स की एक और बड़ी ही दिलचस्प कहानी। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। डियर शेरलॉक होम्स, मेरा कुत्ता नहीं मिल रहा। वो मुझसे बिछड़ गया है। 30 साल की उम्र का वो नौजवान परेशान हालत में शेरलॉक होम्स के घर में उसके कमरे में मौजूद था और डॉक्टर वॉटसन शेरलॉक के पास ही एक कुर्सी में बैठा था। दोनों उस वक्त चाय की चुस्की ले रहे थे। उस युवक की परेशानी को सुनकर डॉक्टर वॉटसन ने मुस्कुराते हुए शेरलॉक होम्स की तरफ देखा, मानो जैसे वो शेरलॉक होम्स से आंखों ही आंखों में कह रहा हो, क्या अब शेरलॉक होम्स खोए हुए कुत्तों का भी पता लगाएगा? शेरलॉक होम्स उस युवक को निराश नहीं करना चाहता था। उसने मुस्कुराते हुए उस युवक से पूछा, घबराओ नहीं, बस तुम ये बताओ कि वो कुत्ता तुम्हारे पास कब से था? उस युवक ने जवाब दिया, जी, पिछले 2 सालों से। शेरलॉक बोला, और पिछले 2 सालों में तुम उसे कहाँ कहाँ घुमाने ले गए? उस युवक ने जवाब दिया, जी, सिवाय ऑफिस के मैं उसे हर जगह अपने साथ लेकर जाता था। मैंने कभी उसे चेन से नहीं बांधा। वो हमेशा मेरे आसपास ही रहता था, पर न जाने इस बार वो कहाँ चला गया। शेरलॉक होम्स ने उस नौजवान युवक को दिलासा देते हुए कहा, देखो यंग मैन, कुत्ते की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। वो अपने ठिकाने को पहचानता है। अगर वो पिछले 2 सालों से तुम्हारे साथ रह रहा है तो यकीन मानो वो सूंघते हुए वापस तुम्हारे पास आ जाएगा। हो सकता है तुम उसे यहाँ ढूंढ रहे हो और वो वहां तुम्हें खोज रहा होगा, और वो बेचारा तो मदद के लिए किसी से कुछ कह भी नहीं सकता, जैसे तुम मेरे पास आए हो। तभी शेरलॉक के घर के बाहर एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। शेरलॉक ने मुस्कुराते हुए उस युवक से कहा, देखो, तुम्हारा कुत्ता तुम्हें ढूंढता हुआ यहां तक आ पहुंचा। जाओ और उसे घर लेकर जाओ। उस नौजवान युवक के कमरे से बाहर जाते ही शेरलॉक और वॉटसन दोनों जोर से हंस पड़े। ये एक खुशगवार सुबह थी। शेरलॉक के पास वैसे तो कोई केस नहीं था, इसलिए वो आराम कर रहा था, लेकिन काम कब आ जाए इसका कोई अंदाजा नहीं था। तभी अचानक हवा के एक तेज झोंके के समान एक आदमी अंदर कमरे में दाखिल हुआ। उस आदमी की उम्र करीब 30 साल के आसपास रही होगी। उसका शरीर हट्टा कट्टा था और वो दिखने में किसी पहलवान के समान दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे के भाव एकदम सख्त थे। शायद वो जानबूझकर वैसे भाव दिखाने की कोशिश कर रहा था। अंदर आते ही उसने सवाल किया, तुम दोनों में से शेरलॉक होम्स कौन है? डॉक्टर वॉटसन ने मजाकिया अंदाज में कहा, वेल, अगर मैं डॉक्टर वॉटसन हूं तो शेरलॉक होम्स यही होने चाहिए। डॉक्टर वॉटसन ने शेरलॉक होम्स की तरफ इशारा किया। इतना सुनते ही वो आदमी शेरलॉक होम्स की तरफ घूमा और उससे बोला, हो, तो तुम हो शेरलॉक होम्स। मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। तुम्हारी नाक बहुत सूंघती है, उसको जरा काबू में रखो। तुम फालतू इधर उधर दिमाग लगाना कम कर दो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और हाँ, मैं एक ही बात को बार बार दोहराना पसंद नहीं करता, इसलिए जितना जल्दी हो सके समझ जाओ। शेरलॉक होम्स ने अपने अनोखे अंदाज में कहा, और अगर हमें ना समझ आए तो तुम क्या करोगे मिस्टर? तो फिर मैं अपने बात करने का तरीका बदल दूंगा। उसने अपने हाथ को मुक्के की शक्ल दी और शेरलॉक होम्स के चेहरे के सामने लहराते हुए कहा। डॉक्टर वॉटसन को उस आदमी की ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं हुई। वो अपनी कुर्सी से उठा और वो कुछ करने ही जा रहा था कि शेरलॉक होम्स का एक इशारा पाकर वो रुक गया। शेरलॉक होम्स ने उस आदमी की तरफ देखकर बड़े ही मजे से कहा, और अगर मैंने अपने बात करने का तरीका बदल दिया मिस्टर, तो तुम एक इंसान के कत्ल के इल्जाम में जेल की हवा खा सकते हो। उसका नाम परकिंस था और हिलबर्न बार के बाहर तुमने उसे मारा था। इतना सुनते ही मानो जैसे उस आदमी को सांप सूंघ गया। शेरलॉक ने आगे कहा, मैं मेरे घर पर आने वाले हर इंसान को बैठने के लिए कहता हूं, उसे चाय कॉफी ऑफर करता हूं, मगर क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें बैठने के लिए क्यों नहीं कहा? क्योंकि मैं तुम्हें पहचानता हूं। तुम स्टीव हो, स्टीव डिक्सी। पहले तुम रिंग में प्रोफेशनल मुक्केबाजी किया करते थे, लेकिन बाद में तुम गैर कानूनी कामों में लग गए। जुर्म की दुनिया के बड़े मगरमच्छों को तुम्हारे जैसे ताकतवर इंसानों की बहुत जरूरत रहती है।
शेरलॉक होम्स की ये सारी बातें सुनकर वो आदमी सकपका गया और वो बोला, मैंने उस आदमी का कत्ल नहीं किया, उसे किसी और ने मारा था। ऐसा कहकर तुम पुलिस और कानून की आंखों में धूल झोंक सकते हो, मगर मेरी नहीं, शेरलॉक होम्स ने कहा। मैं जानता हूं कि पुलिस अभी उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और मुझे उसमें जुटने की जरूरत नहीं है। तुम इस समय किसके लिए काम कर रहे हो मैं वो भी अच्छी तरह जानता हूं। किंग पिन बार्ने नाम है उसका। तो क्या अभी भी तुम यहां रुकना चाहोगे मिस्टर डिक्सी? अगर हां तो मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देते हुए तुम्हारे लिए चाय मंगवाता हूं। लेकिन वो आदमी वहां नहीं रुका। वो तुरंत शेरलॉक के घर से बाहर निकल गया। उसके जाते ही डॉक्टर वॉटसन शेरलॉक से बोला, अरे वाह शेरलॉक, तुम्हें तो उसकी सारी हिस्ट्री मालूम है। शेरलॉक बोला, हाँ, शिकारी को अगर उड़ती चिड़िया का शिकार करना है तो उसके पर भी गिनने पड़ते हैं। वॉटसन ने पूछा, अब तो क्या उसे बार्ने ने भेजा था? शेरलॉक बोला, हाँ, बार्ने जुर्म की दुनिया का एक कुख्यात नाम है जो ठगी, किडनैपिंग, हफ्ता वसूली, मारपीट जैसे गैर कानूनी काम करता है और पैसा लेकर दूसरों के लिए भी काम करता है। मगर अभी ये मालूम होना मुश्किल है कि उसे किसने हायर किया होगा। वॉटसन बोला, मगर तुम्हें कैसे मालूम चला कि उसे इस केस में किसी ने पैसा देकर यह काम सौंपा है? शेरलॉक ने कहा, क्या तुमने स्टीव की धमकी को नहीं सुना वॉटसन? हाँ, सुना था, शेरलॉक ने जवाब दिया। तो फिर वो अकारण ही मुझे धमकी देने क्यों आएगा वॉटसन? उसको देखते ही मैं उसके बोलने से पहले ही उसके आने की वजह को समझ चुका था। मैं जानता था कि बार्ने गिरोह मेरे पीछे पड़ने वाला है। क्यों, तुमने उनका क्या बिगाड़ा है? वॉटसन ने पूछा। ये लो, तुम ये पत्र पढ़ो। इतना कहकर शेरलॉक ने डॉक्टर वॉटसन को एक पत्र थमा दिया। वॉटसन ने उस पत्र को खोला और उसे पढ़ने लगा। उस पत्र में लिखा था, डियर शेरलॉक होम्स, मैं नहीं जानती कि इस केस में मुझे तुम्हारी मदद लेनी चाहिए या नहीं, लेकिन मैं समझती हूं कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। इसकी वजह है वो बड़ा मकान जो मेरे पति, मेरे और मेरे बेटे के लिए छोड़ गए हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूं कि क्या करूं और क्या ना करूं। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो प्लीज कल किसी भी समय आकर मुझसे मिलो। मेरे घर का नाम 3 गेबल्स है। मेरे पति ने ही इस नाम को रखा था। अपनी जगह में खड़ा एक व्यक्ति एक पत्थर को जितनी दूरी तक फेंक सकता है, मेरा घर वेल्ड रेलवे स्टेशन से बस उतना ही दूर है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरा घर ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। तुम्हारे इंतजार में मैरी माबरले। जब डॉक्टर वॉटसन उस पत्र को पढ़ चुका तो शेरलॉक होम्स डॉक्टर वॉटसन से बोला, मैं इस औरत और इसके बेटे को अच्छी तरह जानता हूं। इसका पति भी मेरा क्लाइंट था। मुझे इसकी मदद को जाना ही होगा और तुम भी मेरे साथ चलोगे वॉटसन। इसके बाद वो दोनों वहां से उठ खड़े हुए और नाश्ता करने के बाद वो ट्रेन से सीधा वेल्ड पहुंचे। और हाँ, जैसा कि उस औरत ने बताया था, उसका घर वेल्ड रेलवे स्टेशन से बस कुछ ही दूर था। ये एक काफी बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ एक शानदार घर था। उस घर की छतें ऊंची और दोनों तरफ ढालदार थी। शायद इसीलिए उस घर का नाम 3 गेबल्स था। उस घर के आसपास बगीचा था और उसमें ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी वजह से उस घर में हरियाली की भरमार थी। वहां काफी शांति थी। बस कुछ ही देर में शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन मैरी मैबरले के सामने बैठे थे। शेरलॉक होम्स ने डॉक्टर वॉटसन का परिचय कराया। मैरी ने कहा, मुझे यकीन था मिस्टर होम्स, आप जरूर आएंगे। शेरलॉक होम्स ने मैरी से कहा, तुम्हारे पति मेरे क्लाइंट ही नहीं, मेरे दोस्त भी थे। वैसे तुम्हारा बेटा डगलस कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा। मैरी उदास होते हुए बोली, डगलस अब नहीं रहा। शेरलॉक चौंकते हुए बोला, क्या? ऐसा कब हुआ? क्या हुआ था उसे? निमोनिया, और कुछ दिन पहले ही। ऐसा कहते ही मैरी की आंखें गीली हो गई, उसका गला भर आया। वो आगे बोली, वो बहुत उदास रहने लगा था, हर समय खोया खोया रहता था। उसका इलाज चल रहा था, मगर उसने इलाज में लापरवाही की, मानो जैसे वो इलाज करना ही नहीं चाहता था, वो ठीक होना ही नहीं चाहता था। शेरलॉक ने पूछा, क्या इसके पीछे कोई लड़की थी?
मेरा मतलब है, क्या किसी लड़की के साथ उसका कोई संबंध, या वो किसी को चाहने लगा था? शेरलॉक के इस सवाल में माबरले खामोश रही। शेरलॉक समझ गया कि माबरले इस विषय में और बात नहीं करना चाहती। विषय को बदलने के लिए शेरलॉक ने कहा, मुझे यहां बुलाने का क्या कारण है? मुझे बताओ, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूंगा। मैरी बोली, जैसा मैंने मेरे पत्र में भी लिखा था, कारण ये घर है, थ्री गेबल्स। परेशानी तब शुरू हुई जब एक दिन एक हाउस एजेंट मेरे घर आया। उसने मुझे मेरे इस घर को बेचने के लिए कहा। उसने कहा कि मेरा ये घर मेरे लिए बहुत बड़ा है और क्योंकि मैं इसमें अकेली रहती हूँ तो ये मेरे लिए सुरक्षित भी नहीं है। वो बहुत जोर देकर कह रहा था कि इस सुनसान घर में कोई भी बदमाश घुसकर मेरा कुछ भी नुकसान कर सकता है और किसी को पता तक नहीं चलेगा कि यहाँ क्या हुआ। मेरे बेटे डगलस की मौत के बाद मैं भी कई दिन से इस घर में अकेलापन महसूस कर रही थी। मैं भी सोच रही थी कि इस घर को बेचकर कहीं एक छोटा सा घर ले लूं और बचे हुए पैसों से मैं तीर्थ यात्रा करना चाहती थी। इसलिए मैं इस घर को बेचने के लिए तैयार हो गई। हमने एक रकम तय करके घर का सौदा कर लिया। वो उस रकम पर सौदा करने को तैयार भी हो गया, लेकिन उसकी एक शर्त ने मेरे दिल में संदेह पैदा कर दिया। शेरलॉक ने पूछा, क्या शर्त रखी थी उसने? वो थ्री गेबल्स का सौदा उसके पूरे फर्नीचर्स के साथ करना चाहता था। उसके लिए वो मुझे कुछ और रकम भी दे रहा था। शेरलॉक और वॉटसन ने वहां आसपास रखे फर्नीचर्स पर एक नजर दौड़ाई। सारा फर्नीचर पुराना था, एंटीक था और कीमती भी था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वैसा या उससे अच्छा बाजार में नहीं मिल सकता था। मैरी ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, ये मेरे लिए पहेली जैसा ही था कि आसपास के इलाकों में इतने खाली पड़े घरों को छोड़कर वो मेरे ही घर को बिकवाने पर क्यों तुला हुआ था, वो भी पूरे फर्नीचर के साथ। तो फिर तुमने क्या फैसला किया? शेरलॉक ने पूछा। मैरी बोली, हालांकि मेरा दिल नहीं मान रहा था, मगर मैंने कुछ और रकम बढ़ाकर सौदा पक्का कर लिया। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? शेरलॉक ने पूछा। मैरी ने जवाब दिया, एजेंट ने सारे पेपर्स तैयार करवा दिए थे, अब बस मुझे उनमें साइन करना था और फिर ये घर उसका हो जाता। मैंने वो पेपर्स अपने वकील को दिखाए। मेरे वकील ने मुझे बताया कि एक बार उन कागजों में साइन हो जाने के बाद न केवल फर्नीचर बल्कि इस घर की किसी भी चीज पर मेरा कोई अधिकार नहीं होगा, यहाँ तक कि मेरे इस्तेमाल की चीजों पर भी। मैंने एजेंट से फिर बात की। उसका भी वही कहना था। उसने कहा कि मैं अपने कपड़े वगैरह ले जा सकती हूँ, मगर उसके अलावा कुछ नहीं। नहीं तो उसने ये सौदा तोड़ने की धमकी दी। ये तो काफी दिलचस्प बात है, शेरलॉक ने कहा। और शेरलॉक आगे कुछ कहने जा रहा था कि तभी उसने अपने होठों पर उंगली रखते हुए सबको बड़े ही रहस्यमय तरीके से चुप रहने का इशारा किया। वो एक झटके में अपनी कुर्सी से उठा और चुपचाप दबे पांव एक बंद दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। वहां पहुंचकर उसने एक झटके में उस दरवाजे को खोल दिया और उस दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ी एक औरत की कलाई को पकड़कर उसने उसे अंदर खींच लिया। उस औरत को देखते ही मैरी बोली, ये मेरी नौकरानी सूजन है, मैंने इसे कुछ दिन पहले ही नौकरी पर रखा है। शेरलॉक बोला, अच्छा, तो फिर ये दरवाजे के पीछे चुपचाप खड़ी होकर हमारी बातें क्यों सुन रही थी? सूजन ने सामान्य दिखने की कोशिश करते हुए कहा, जी नहीं, मैं तो सिर्फ लंच के लिए पूछने आई थी। शेरलॉक बोला, लेकिन उसके लिए तुम्हें 5 मिनट तक दरवाजे पर कान चिपकाकर खड़े रहने की जरूरत तो नहीं थी। सूजन बोली, आप मुझसे पुलिस वालों की तरह क्यों पूछताछ कर रहे हैं? मैंने कहा ना, मैं सिर्फ खाने के लिए कहने आई थी। शेरलॉक होम्स ने मिसेस मार्बले की तरफ देखकर कहा, मिसेस मार्बले, जो खत आपने मुझे लिखा था, क्या उसे पोस्ट करने के लिए आपने इस औरत को दिया था? मिसेस मार्बले बोली, हाँ, मैंने इसी को दिया था, पर उस बात का इससे क्या संबंध है? शेरलॉक बोला, उस बात का इससे क्या संबंध है वो तो साफ दिखाई दे रहा है। यही है वो, बिल्कुल यही है। मिसेस मार्बले हैरानी से बोली, आप ये क्या बड़बड़ा रहे हैं? प्लीज साफ साफ बताइए।
शेरलॉक ने मिसेस मार्बले से कहा, देखिए मिसेस मार्बले, जो खत आपने मुझे भेजा था, उस खत को देखते ही मैं समझ गया था कि मुझसे पहले उस खत को किसी ने खोलकर पढ़ा है। मिसेस मार्बले बोली, क्या सच में ऐसा हुआ है? शेरलॉक बोला, हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ है, वरना स्टीव नाम का वो बदमाश मुझे धमकी देने वहां मेरे घर नहीं आता। और अब मैं अच्छी तरह समझ गया हूं कि उस खत को खोलकर पढ़ने का पूरा मौका आपकी इस नौकरानी के पास था। मिसेस मार्बले ने अपनी नौकरानी सुजन की तरफ देखा और फिर शेरलॉक होम्स से बोली, मगर मिस्टर होम्स, ये ऐसा क्यों करेगी? शेरलॉक ने कहा, अब ये तो यही जाने। तभी सुजन बीच में बोल पड़ी, आप मुझ पर बेकार में शक कर रहे हैं मिस्टर होम्स, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। शेरलॉक ने सुजन से बड़े ही नाटकीय अंदाज में कहा, ओह तो फिर तुम जा सकती हो, और हाँ, जब अपने बॉस मिस्टर बार्ने से मिलो ना, तो उसको मेरा प्यार देना, उससे कहना कि वो अब अपने दिन गिनना शुरू कर दे। मैं उसकी चाल को किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने दूंगा। सुजन बोली, बार्ने? कौन बार्ने? मैं किसी बार्ने को नहीं जानती। शेरलॉक बोला, तुम बार्ने को अच्छी तरह जानती हो, मैं उसी बार्ने की बात कर रहा हूं जिसको तुमने उस खत की सारी बात पढ़कर बताई थी। जब तुमने उसे इस खत के बारे में बताया, तभी उसको मेरे इस केस में शामिल होने की बात पता चली, और इसीलिए उसने अपने एक आदमी को मुझे धमकी देने के लिए भेजा। सुजन भुनभुनाते हुए वहां से चली गई। मैरी मार्बले हैरान थी। डॉक्टर वॉटसन बातों को कुछ कुछ समझ रहा था। मैरी हैरान परेशान अंदाज में बोली, आखिर ये सब हो क्या रहा है मेरे घर में? ये बार्ने कौन है और उसे मेरे घर पर भला क्या दिलचस्पी है? शेरलॉक ने उसे बताया, बार्ने इस शहर का एक कुख्यात गैंगस्टर है, और उसे इस घर में क्या दिलचस्पी है ये मुझे भी जानना है। वैसे मिसेस मार्बले, आपको कितना समय हो गया इस घर में रहते हुए? मिसेस मार्बले बोली, करीब 2 साल। शेरलॉक बोला, तो फिर 2 साल बाद इस प्रॉपर्टी में ऐसा क्या हुआ है जो बार्नी जैसा बड़ा गैंगस्टर इसमें दिलचस्पी ले रहा है? क्या उसे इस प्रॉपर्टी में किसी खजाने के होने की खबर मिली है? और सिर्फ घर ही नहीं, उसे इस घर की हर एक चीज चाहिए। ये तो बड़ी ही अजीब बात है। मैरी अपना माथा पकड़कर बैठ गई और बोली, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। शेरलॉक बोला, मिसेस मार्बले, मैं इस घर के एक एक कमरे को देखना चाहता हूं। मिसेस मार्बले की इजाजत के बाद शेरलॉक और वॉटसन ने उस घर के एक एक कमरे को अच्छे से देखना शुरू किया। एक कमरे में 2 ट्रंक रखे हुए थे जिनमें ताले लगे हुए थे। शेरलॉक ने मिसेस मार्बले से पूछा, मिसेस मार्बले, ये दोनों ट्रंक किसके हैं? मिसेस मार्बले बोली, ये ट्रंक मेरे बेटे के हैं, डगलस के। वो लेखक था, बड़ा ही मूडी था। काम के सिलसिले में वो अक्सर बाहर जाता रहता था। इसमें उसके कपड़े वगैरह कुछ सामान हैं। उसकी मौत के बाद इन्हें मेरे पास भेजा गया था। मैंने इनको खोलकर नहीं देखा। मैं जानती हूँ मैं उसका सामान देखकर खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगी। वो मेरा इकलौता बेटा था। पति के बाद मैंने उसे भी खो दिया। नहीं, मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके बाद मैरी कुछ नहीं बोल पाई और सुबक सुबक कर रोने लगी। शेरलॉक होम्स मिसेस मार्बले को दिलासा देते हुए बोला, धैर्य रखिए मिसेस मार्बले, आप चिंता ना करें। मैं और डॉक्टर वॉटसन इस केस की गुत्थी को जल्दी ही सुलझा लेंगे। हम कल आपसे फिर मिलेंगे। मेरी राय है कि आप अपने वकील से मिलकर अपने लिए पुलिस की सुरक्षा ले लें। मिसेस मार्बले बोली, मगर यहाँ पर सुरक्षा लायक मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। शेरलॉक बोला, तो फिर आप एक नोट बनाकर मुझे दे दें। इससे यह होगा कि यदि कोई आपको डरा धमकाकर आपसे जबरदस्ती किसी कागज पर साइन ले ले, तो मैं आपका ये नोट पुलिस को बतौर सबूत दिखा सकता हूं। मिसेस मार्बले बोली, और उस नोट में मैं क्या लिखूं? शेरलॉक बोला, उस नोट में आपकी तरफ से ये लिखा होगा कि यदि आपको कोई शारीरिक नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार उस प्रॉपर्टी एजेंट के अलावा सुजन और बार्ने और उसके पूरे गैंग को माना जाए, जो जबरदस्ती इस घर को आपसे खरीदना चाहते हैं। मिसेस मार्बले ने वैसा ही एक नोट बनाकर शेरलॉक होम्स को दे दिया। उसके बाद शेरलॉक और डॉक्टर वॉटसन उस घर से बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही डॉक्टर वॉटसन ने शेरलॉक से कहा, यह नोट बनवाकर तुमने बहुत अच्छा किया शेरलॉक। शेरलॉक बोला,
हाँ, ये ज़रूरी था, क्योंकि मैंने दोबारा सूजन को हमारी बातें सुनते हुए देख लिया था। वो उस घर से जाने के लिए अपना सामान लेकर आई थी, मगर वो दरवाजे पर खड़ी होकर फिर से हमारी बातें सुनने लगी। और मैं खुद यही चाहता था कि वो उस नोट वाली बात को सुन ले और अपने बाप बार्ने के पास जाकर उसको सारी जानकारी दे दे, ताकि बार्ने मिसेस मार्बले को कोई शारीरिक नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी ना सके। डॉक्टर वॉटसन हैरानी से बोला, पर तुमने उसे जाने क्यों दिया? शेरलॉक बोला, क्योंकि उसे रोककर कोई फायदा नहीं होने वाला था। मैं जानता हूं वो बार्ने के लिए काम करती है, बस मैं ये नहीं जानता कि बार्ने किसके लिए काम करता है। हम अगर सूजन को पुलिस का डर दिखाते तो शायद वो ज्यादा से ज्यादा बार्ने का नाम ले लेती, और फिर ये भी हो सकता था कि बार्ने ही सूजन को खत्म करवा देता, क्योंकि उसके पास स्टीव डिक्सी जैसा एक कातिल मौजूद है। अगले दिन शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन जब मिसेस मार्बले के घर पर पहुंचे तो वहां एक बुरी खबर उन दोनों का इंतजार कर रही थी। मिसेस मैरी मार्बले के घर पर चोरी हुई थी। उनके घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। पुलिस भी आ चुकी थी और अपनी तहकीकात में जुटी हुई थी। लोकल पुलिस इसे साधारण चोरी का मामला मान रही थी। शेरलॉक ने पुलिस को बताया कि बार्ने के इशारे पर स्टीव जैसा कोई आदमी ये काम कर सकता है, जिसमें हो सकता है कि सूजन ने भी उसकी मदद की हो, क्योंकि वो घर के कोने कोने के बारे में जानती है। लेकिन जब पुलिस ने शेरलॉक से पूछा कि आखिर इतने बड़े गैंगस्टर को उस घर में चोरी करने से क्या फायदा होने वाला था, इसके जवाब में शेरलॉक पुलिस वालों को आश्वस्त नहीं कर सका, क्योंकि अभी वो खुद भी इस बारे में अंधेरे में था। वो खुद भी इस बात का जवाब नहीं जानता था। ये मामला वाकई रहस्यमय था। आखिर उस घर में ऐसा क्या था जिसके लिए पहले मैरी को घर बेचने की ऑफर दी गई, और फिर जब उसने इनकार कर दिया तो उसके घर में चोरी कर दी गई। तो फिर क्या उस घर को खरीदने की चाह रखने वालों का मकसद उस घर में चोरी करके पूरा हो चुका था? चोरी की घटना के बारे में पूछने पर मैरी ने उनको बताया कि वो सोने जा रही थी, तभी किसी ने पीछे से उसकी नाक को भींच लिया। मैरी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी नाक पर एक कपड़ा रखा गया है और उस कपड़े में कुछ बेहोशी की दवा मिली थी। उसके बाद मैरी बेहोश हो गई। जब मैरी को होश आया तो उसने देखा कि एक आदमी उसके बेटे के ट्रंक में से कागजों का एक बंडल निकालने की कोशिश कर रहा था। उस आदमी को देखकर मैरी जोर से चीख पड़ी। मैरी की चीख सुनकर वो आदमी घबरा गया और वहां से भागने लगा। मैरी ने उसके हाथ से कागजों का वो बंडल छीनने की कोशिश की, मगर वो नाकामयाब हो गई। उस आदमी ने मैरी को जोर का धक्का मारा और वहां से बाहर निकल गया और मैरी फिर से बेहोश हो गई। जब कुछ देर बाद मैरी को दोबारा होश आया तो उसने झांक कर संदूक में देखा। उस संदूक के अंदर सिर्फ एक ही कागज पड़ा हुआ था, जिसे मैरी ने पुलिस के हवाले कर दिया। डॉक्टर वॉटसन हैरानी से बीच में बोला, कमाल है, सिर्फ कुछ कागजों के लिए ये चोरी की गई। आखिर डगलस ने उन कागजों में ऐसा क्या लिखा था? शेरलॉक ने इंस्पेक्टर से उस कागज के बारे में पूछा। इंस्पेक्टर साहब, आखिर उस कागज में ऐसा क्या लिखा है? इंस्पेक्टर ने वो कागज अपनी जेब से निकाला और शेरलॉक के हवाले कर दिया और बोला, कुछ खास नहीं लिखा, ऐसा लगता है किसी कहानी का आखिरी पन्ना है। शेरलॉक ने देखा कि उस पन्ने पर 245 नंबर लिखा हुआ था, यानी कि वो किसी नोवेल का आखिरी पन्ना हो सकता था। इसका मतलब कि चोर आया और नोवेल के 244 पेज लेकर चला गया और जल्दबाजी में उससे आखिरी पन्ना यहीं छूट गया। इंस्पेक्टर बोला, कमाल की बात तो यह है कि वो चोर ये नोवेल चुराने आए थे। शेरलॉक का दिमाग बहुत तेजी से घूम रहा था। वो जानता था कि इस चोरी से पहले भी इस घर में कई और दूसरी चीजें हो चुकी थी। आखिर इस नोवेल की स्क्रिप्ट में ऐसा क्या था कि वो गैंगस्टर इस पूरे घर को खरीदना चाहता था, वो भी इसके पूरे सामान के साथ? आखिर कौन था इस सब के पीछे और बार्ने को किसने ये काम सौंपा था? अब शेरलॉक होम्स को ये पता लगाना था। शेरलॉक ने उस पन्ने को पढ़ना शुरू किया। उस आखिरी पन्ने में लिखे हुए शब्द कुछ इस प्रकार थे, जिस्म के घाव भर जाते हैं, उनसे बहते हुए खून का दर्द उस दर्द के आगे कुछ नहीं जो एक दिल से बहते हुए खून से पैदा होता है। हाँ, एक चेहरा था, एक मासूम चेहरा, एक खूबसूरत चेहरा जिसे वो हर समय देखना चाहता था, जिसके लिए वो अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देना चाहता था।
जब वो मुस्कुराती थी तो ऐसा लगता था कि स्वर्ग के दरवाजे खुल गए हों, कलियां अपना घूंघट हटाकर खिल रही हों, निगाहें जैसे उस मुस्कान को समेट लेना चाहती हों। वास्तव में वो उसके चेहरे की नहीं, इसी प्यार की खूबसूरती थी। ये वो प्यार ही था जो उसके चेहरे में खूबसूरती ढूंढ रहा था। लेकिन जब उसने उसके प्यार को नफरत के साथ देखा तो जैसे अचानक ही वो प्यार गायब हो गया, वो मर गया। और जब किसी का प्यार मरता है तो वहां से नफरत शुरू होती है। इंसान के पास जीने का कोई मकसद होना चाहिए। वो मकसद अगर प्यार हो तो जिंदगी आसान हो जाती है। लेकिन ये सब मैं तुमसे क्यों कह रहा हूं? तुम्हारे लिए राजसी ठाट बाट प्यार से बड़ा है। तुम्हें मेरे प्यार से ज्यादा प्यारा है तुम्हारे मुकुट में लगा वो हीरा, जिसकी चमक मेरे प्यार के सामने एकदम फीकी है। तुम रहो अपनी ठाट बाट की दुनिया में खुश, मैं भी अपनी प्यार की दुनिया को खोने नहीं दूंगा। मैं रहूं ना रहूं, मेरा प्यार मेरे साथ हमेशा रहेगा। इस आखिरी पन्ने को पढ़ने के बाद डॉक्टर वॉटसन ने कुछ उलझे हुए स्वर में कहा, इसमें तो ऐसी कुछ खास बात पता नहीं चल रही। शेरलॉक बोला, यह आखिरी पन्ना डगलस के लिखे नॉवल का है और इसमें खास बात यह है कि आखिरी के कुछ लाइनों को छोड़कर बाकी नॉवल को थर्ड पर्सन में लिखा गया है, जबकि आखिरी की कुछ लाइनें फर्स्ट पर्सन में लिखी गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डगलस नॉवल लिखते लिखते न जाने कौन सी भावनाओं में बहकर नॉवल की कहानी की आखिरी लाइनों को कुछ ऐसे लिख गया मानो जैसे वो अपनी ही कहानी लिख रहा हो। जरा इन शब्दों को देखो। अचानक लेखक कहानी की नायिका के लिए प्रयुक्त किए जा रहे वह और उसके जैसे शब्दों को तुम और तुम्हारी का संबोधन देने लगा और नायक के लिए उसे और उसके जैसे शब्दों के बजाय मैं और मेरा संबोधन देने लगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? वॉटसन ने पूछा। शेरलॉक बोला, इसका मतलब एकदम सीधा है। कहानी की उन लाइनों को लिखते हुए वो कहानी की नायिका में अपना प्यार देखने लगा था। शायद वो किसी से प्यार करता रहा होगा और शायद उस लड़की ने उसका प्यार ठुकरा दिया होगा। मिसेस मार्बले ने बताया था कि मरने से पहले वो अचानक डिप्रेशन में चला गया था और उसने अपना इलाज भी ठीक से नहीं करवाया था। डॉक्टर वॉटसन बोला, हाँ वो सब तो ठीक है, मगर इन सब बातों का घर खरीदने और चोरी से क्या संबंध है? डगलस किसी से प्यार करता था तो करता था, उसने नॉवल लिखा तो लिखा, मगर इसमें वो वजह कहाँ है जिसके साथ ये केस जुड़ा हुआ है? अब कोई सिर्फ उसका नॉवल चुराने के लिए इतना बड़ा बखेड़ा क्यों खड़ा करेगा? शेरलॉक होम्स कुछ पल के लिए मिसेस मार्बले के पास गया और वहां से वापस लौटकर वो डॉक्टर वॉटसन के साथ एक तरफ चल दिया। डॉक्टर वॉटसन ने शेरलॉक से पूछा, अब शेरलॉक हम कहां जा रहे हैं? शेरलॉक बोला, अगर मैं सही सोच रहा हूं वॉटसन, तो डगलस का लिखा वो आखिरी पन्ना ये सिद्ध करने के लिए काफी है कि वो किसी से प्यार करता था और इस समय हम उसी लड़की से मिलने जा रहे हैं। डगलस ने उस लड़की के बारे में उस आखिरी पन्ने में जो कुछ भी लिखा है वो लड़की बिल्कुल वैसी ही है, छुई मुई सी खूबसूरत, फूल की पंखुड़ी की तरह नाजुक और मखमली, बिल्कुल रेशम के टुकड़े जैसी। वो ऐसी बला की खूबसूरत है कि आईना भी उसे देखकर हक्का बक्का रह जाए। वॉटसन ने हैरानी से पूछा, कौन है वो लड़की? शेरलॉक बोला, उस लड़की का नाम है क्वीन ईसाडोरा क्लेन। वॉटसन ने पूछा, तो डगलस उससे प्यार करता था? शेरलॉक बोला, हाँ, मैंने अभी उसकी मां से इस बारे में पूछताछ की है। उसने मुझे बताया कि वो कुछ दिन क्वीन के महल में रहा था और इसी बात से मुझे यकीन हो गया था कि वो जरूर क्वीन ईसाडोरा क्लेन से ही प्यार कर बैठा होगा, उसकी सच्चाई जाने बिना। क्वीन ईसाडोरा क्लेन की सच्चाई ये है कि वो अपनी जिंदगी का हर एक पल अपनी मर्जी से जीना चाहती है। वो अपने साथी बदलने में बहुत माहिर है। वो खूबसूरत युवकों में बहुत दिलचस्पी लेती है। वैसे उसकी शादी एक चीनी मिल के मालिक, एक बहुत ही रईस जर्मन व्यक्ति से हुई थी और उस व्यक्ति की मौत के बाद क्लेन शहर की सबसे अमीर औरत बन गई। मुझे लगता है अब यह केस पूरी तरह से हल हो चुका है। वो देखो, वो रहा उसका महल। हम उसके महल के एकदम सामने खड़े हैं। किले नुमा उस शानदार इमारत को देखते हुए उसकी भव्यता का एहसास हो रहा था। शेरलॉक ने अपनी जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और गेट में खड़े दरबान के हाथ में देकर उसे अंदर भिजवाया।
थोड़ी देर बाद दरबान वापस गेट पर आया और उसने शेरलॉक को वहां से चले जाने को कहा। इसाडोरा क्लेन शेरलॉक होम्स से मिलना नहीं चाहती थी। उसकी ये बात सुनकर शेरलॉक होम्स धीमे से मुस्कुराया। उसने अपनी जेब से एक कागज निकाला और उसमें एक संदेश लिखकर दरबान के हाथ में देकर वो संदेश अंदर इसाडोरा क्लेन के पास भिजवाया। दरबान दोबारा भीतर गया और तुरंत ही वापस आ गया। शेरलॉक के लिखे उस संदेश ने जैसे कोई जादू कर दिया था। गेट पर खड़े उस दरबान ने तुरंत ही गेट खोल दिया और उन दोनों को अंदर जाने को कहा। डॉक्टर वॉटसन ने हैरानी से शेरलॉक होम्स से पूछा, होम्स, तुमने उस संदेश में ऐसा क्या लिखा था? शेरलॉक होम्स इतराते हुए बोला, मैंने बस इतना लिखा था, या तो मुझसे मिल लो, नहीं तो थोड़ी देर बाद पुलिस से मिल लेना। शेरलॉक की उस बात को सुनकर डॉक्टर वॉटसन जोर से हंसना चाहता था, लेकिन वहां का माहौल उसकी इजाजत नहीं दे रहा था। कुछ ही देर में शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन क्वीन इसाडोरा क्लेन के सामने बैठे हुए थे। क्वीन इसाडोरा ने अपनी खनकती आवाज में शेरलॉक होम्स से कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है मिस्टर होम्स। आपने जो संदेश अंदर भेजा था उसमें पुलिस का जिक्र क्यों किया? शेरलॉक बोला, क्योंकि जब पहले हमने आपसे मिलने की अनुमति मांगी आपने मना कर दिया, तब मजबूरन मुझे वो संदेश लिखना पड़ा। और देखिए ना, पुलिस का जिक्र आने के बाद ही आपने हमें अंदर बुलाया, क्योंकि आप भी जानती हैं कि आपने डगलस और उसकी माँ के साथ क्या किया है। आपने उनका मकान खरीदने के लिए कुछ गलत लोगों की मदद ली, गलत तरीके इस्तेमाल किए, तुमने चोरी तक करवाई। आप ये अच्छी तरह जानती थी कि अगर आप मुझसे नहीं मिलेंगी तो मैं आपको सचमुच पुलिस के हाथों पकड़वा सकता हूं और आप गिरफ्तार हो सकती हैं। क्वीन इसाडोरा बोली, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, मैं मजबूर थी। वो एकदम पागल था। मैंने कभी उसे इस निगाह से नहीं देखा था, मैं कभी उससे प्यार नहीं करती थी। शेरलॉक होम्स बीच में बोला, आप शायद डगलस की बात कर रही हैं। इसाडोरा बोली, हाँ, मैंने उसे काम दिया, इज्जत दी, अपने साथ यहाँ इस आलीशान महल में रखा। मैं एक औरत हूँ, मेरे पास बेशुमार दौलत है, मैं अकेली हूँ। औरत कितना भी इंतजाम कर ले, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा चिंतित रहती है। अपनी उसी चिंता के कारण मैं अपने पुरुष मित्रों को अपने आसपास ही रखती हूँ। मेरी जिंदगी में वो आते जाते रहते हैं, उनके होने से मुझे सुरक्षा का एहसास होता है। डगलस भी उन्हीं में से एक था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा भावुक था, एकदम पागल। वो तो मुझसे प्यार ही कर बैठा। उसकी इस भावना को जानने के बाद मैंने उसे यहाँ से चले जाने को कह दिया, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि वो सच में मेरे प्यार में पागल हो चुका था। उसने हमारी मुलाकात के पहले दिन के पहले पल से ही अपने प्यार की कहानी लिखनी शुरू कर दी। उसने अपनी नोवेल में हमारे उन अंतरंग पलों के बारे में भी लिख डाला था, जिनको मैं बयान भी नहीं कर सकती। अपनी मौत से पहले ही उसने उस नोवेल की 2 कॉपियां बनाई होंगी। एक कॉपी उसने मुझे भेजी ताकि वो मुझे बता सके कि वो मुझसे कितना प्यार करता था, और दूसरी कॉपी उसने एक किताब छापने वाली कंपनी को भेज दी ताकि वो पूरी दुनिया के सामने अपने प्यार का इजहार और मेरी बेवफाई के बारे में बता सके। उस नोवेल को देखकर मैं पूरी तरह हक्की बक्की रह गई थी। मुझे लगा कि अगर ये छप गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। लोग उसकी मौत के लिए भी मुझे ही दोष देते। मैं उस किताब छापने वाले को अच्छी तरह जानती थी। मैंने उससे संपर्क किया तो मुझे पता चला कि उसके पास वो नोवेल पहुंचा ही नहीं था। अब अगर वो नोवेल उसके पास नहीं पहुंचा तो फिर वो था कहाँ? शायद डगलस ने वो नोवेल भेजा ही नहीं था, और यहाँ से उसकी माँ की परेशानी शुरू हो गई। मुझे लगा था कि वो स्क्रिप्ट डगलस के सामान में होनी चाहिए थी, जो उसकी मौत के बाद मैंने उसके घर भिजवा दिया था। इसीलिए मैंने उसकी माँ को पूरे सामान सहित अपना घर बेचने का ऑफर दिया। हाँ, मैंने बारने की मदद जरूर ली थी, क्योंकि कुछ दिन वो भी मेरे साथ रहा था। बारने ने अपनी पत्नी सूजन को मिसेस मार्बले के घर पर नौकरानी बनाकर भेज दिया था, और जब बारने को अपनी पत्नी सूजन से ये पता चला कि मिसेस मार्बले ने एक पत्र लिखकर तुमसे मदद मांगी है, तो बारने ने अपने आदमी स्टीव को तुम्हें धमकाने के लिए भेज दिया। मैं नहीं जानती थी कि ये सही था या गलत, लेकिन हो तो यही रहा था। मुझे किसी भी कीमत पर वो स्क्रिप्ट चाहिए थी। और जब बारने को पता चला कि तुम इस केस में शामिल हो चुके हो, तो उसने मिसेस मार्बले के घर 3 गेबल्स में चोरी का प्लान बनाया। वो स्क्रिप्ट तो मुझे मिल गई, लेकिन उसका आखिरी पन्ना वहीं छूट गया।
और उसी पन्ने में तो उसकी सारी प्रेम कहानी का भेद खुल रहा था। शेरलॉक बोला, देखिए मिस इसाडोरा, प्रेम प्रेम से ही पैदा होता है, जैसे एक चिंगारी ही चिंगारी को जन्म देती है। ये प्यार अकेले डगलस का नहीं हो सकता, इसमें कुछ ना कुछ हवा तो तुमने भी दी होगी, और तुम्हारे प्यार का वो फर्क ही शायद डगलस की जान ले गया। खैर, अब तुम मुझे ये बताओ कि वो चुराए हुए 244 पेज कहाँ हैं? मिस इसाडोरा बोली, वो वहाँ राख हो रहे हैं। इसाडोरा ने एक फायरप्लेस में जलती हुई आग की तरफ इशारा किया। इसाडोरा बोली, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते शेरलॉक? शेरलॉक बोला, देखो मिस इसाडोरा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस प्यार को शुरू ही नहीं होने देता। प्यार के एक ऐसे आधार को भी शुरू नहीं करता जो किसी को प्यार जैसा लग सकता हो। मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो किसी की भी भावना के साथ ऐसे नहीं खेलता कि उसकी जान ही चली जाए। शेरलॉक की ये बात सुनकर इसाडोरा एकदम खामोश खड़ी रह गई। हकीकत को वो स्वीकार करे या ना करे, लेकिन वो जानती जरूर थी। उसके मन का चोर उसकी आंखों से दिखाई दे रहा था, जिसे वो उस पल में शेरलॉक से छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसने हल्की भीगी आंखों से कहा, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ शेरलॉक? शेरलॉक बोला, तुम्हारे लिए एक तीर्थ यात्रा की कीमत क्या हो सकती है? इसाडोरा शेरलॉक का इशारा समझ गई थी। वो बोली, अब शायद $500 काफी होंगे। शेरलॉक बोला, मैं चाहता हूं मिस इसाडोरा कि आप इस राशि का चेक मिसेस मार्बले के नाम बनाकर मुझे दे दें। इसाडोरा बोली, हाँ जरूर, मैं जानती हूं कि वो शांति के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हैं। उसके बाद इसाडोरा ने अपने किए की माफी मांगते हुए वो चेक शेरलॉक होम्स को दे दिया। वो चेक लेते हुए शेरलॉक होम्स ने इसाडोरा से कहा, और हाँ मिस इसाडोरा, हो सके तो बार्ने जैसे माफिया के लोगों से दूर रहो। और एक और बात, जब खूबसूरती मन से भी हो तो इंसान दिखने में भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। इसाडोरा बोली, जी, मैं आपकी इस नसीहत को हमेशा याद रखूंगी। उसके बाद शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन वहां से उठकर बाहर निकल गए। इसाडोरा उन दोनों को बाहर तक छोड़ने आई और उनकी गाड़ी को तब तक जाता हुआ देखती रही जब तक वो गाड़ी उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसके कानों में शेरलॉक की वो आखिरी बात गूंज रही थी, जब खूबसूरती मन से भी हो तो इंसान दिखने में और ज्यादा खूबसूरत लगता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुनें। चैनल से जुड़े रहें। मुझे और इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।